चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। बहुत ही बेधड़क वाला आपका यह मॉडल पेपर होगा, दमदार वाला मॉडल पेपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा आपसे, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से दी परिप्लस ऑफ दी इरीथ्रियम सी के लेखक को ज्ञात था। पहला क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही कठिन है। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा अरिका मेडू। क्या है? अरिका मेडू इसका आंसर आपका हो जाएगा, अरिका मेडू हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित था। चलिए जवाब देना है कि अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम स्थित था ये कहाँ पर स्थित है, इसको ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टू की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपकी कोलकाता जिसे बोलते हैं, कालीकाता भी बोलते थे, है ना। यहाँ पर अंग्रेजों को बंगाल में सूतानाती, कालीकाता और गोविंद नगर की जमींदारी दी गई थी, इन्हीं को मिलाकर ही बनाया गया था। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बंगाल बिहार उड़ीसा पर द्वैध शासन किसके मस्तिष्क की उपज थी। मतलब बंगाल बिहार उड़ीसा पर द्वैध शासन जो है ये किसके मस्तिष्क की उपज थी, किसने यहाँ पर दिमाग में आया। तो दोस्तों ये दिमाग में आया था किसके, तो ऑप्शन आपका डी क्लाइव के आया था। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है कि द्वैध शासन क्लाइव के मस्तिष्क की उपज है ना। तो इसका जो ऑप्शन है डी हो जाएगा। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध की सफलता के बाद यहाँ पर पुनः बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर हैं ये किस शैली में निर्मित हैं, यहाँ पर ऑप्शन देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए जवाब भी यहाँ पर काफ़ी लोग दे रहे हैं और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। और लगभग सभी का जवाब यहाँ पर देखिए आ गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके बेसर शैली में है। किस शैली में है, तो आपके बेसर शैली में है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। हमने बताया है स्टार्टिंग में आपके जो ऊपर बने होते हैं बेसर, फिर बीच में नगर, फिर नीचे होते हैं द्राविड़ शैली के मंदिर। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अष्ट प्रधान निम्नलिखित में से किसकी देन है। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, अष्ट प्रधान ये किसकी देन है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर अष्ट प्रधान शिवाजी, मतलब ऑप्शन जिसका आया है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा कि अष्ट प्रधान शिवाजी की मानसिक देन थी, है ना। शासन की सहायता और परामर्श के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाया था जिसे अष्ट प्रधान कहा गया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कामागाटा मारू क्या है। चलिए बताइएगा कि कामागाटा मारू ये है क्या। चलिए बताइएगा, अगर आपने पढ़ा होगा है ना तो ये आपको मिलेगा। अभी हम आपको थ्योरी भी देने वाले हैं, है ना। हर एक चीज़ की थ्योरी भी आपको मिलेगी, जैसे कामागाटा मारू क्या है ना। यहाँ पर 1857 की क्रांति, मतलब हर चीज़ की थ्योरी आपको देने वाले हैं, तो उनको भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम आपकी बात करें 6 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर, ये एक जहाज था। क्या था, यह एक जहाज था। याद रखिए एक जहाज था 1914 में। कब, 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए निकला एक समुद्री जहाज था। तो इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या, कह रहा है निम्न में से कौन एक गर्म दल के नेता थे। बताना है यहाँ पर कौन गर्म दल के नेता थे। यहाँ पर बताइए गर्म दल के नेता कौन थे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर अरविंद घोष, जिसका ऑप्शन है ए नंबर राइट हो जाएगा। अरविंद घोष जो थे वो गर्म दल के नेता थे, है ना। गर्म दल में देखा जाए तो 4 स्तंभ, मतलब गर्म दल में आपके 4 स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध थे। ये 4 स्तंभ में कौन कौन थे, तो याद रखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये एक 4 स्तंभ कहलाते थे, याद रखिएगा, ठीक है। पहले तो आपने पढ़ा होगा बाल लाल पाल, ये तो आपका थे। यहाँ पर अरविंद घोष को मिलाकर 4 जो हो गए ये गर्म दल के स्तंभ माने जाते थे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, 8 का ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लॉक किया जाए, फटाफट लॉक करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिएगा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। क्यों किया गया था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चटगांव आर्मरी रेड के प्रमुख नेता कौन थे।
बताना है कि चटगांव आर्मरी रेड के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 लॉक किया जाए। चलिए, सूर्यसेन बिल्कुल सही, हमने देखो कई बार पढ़ा दिया है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये जो घटना घटित हुई थी, कब घटित हुई थी, तो 18 अप्रैल, ठीक है क्या, 18 अप्रैल और साथ में आपको याद रखना है 1930। याद रखिए 18 अप्रैल 1930 को चटगांव में क्या हुआ था, सूर्यसेन ने क्या किया था, डाका एक प्रकार से कह सकते हैं इन्होंने डाला था। तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर लूट लिया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ये जो 1935 का है ना क्या था, भारत सरकार अधिनियम था, इसे गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा। संभावित क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए, ऑप्शन कह रहे हैं सी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए सी नंबर नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नोट करिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ऑप्शन राइट आपका ये नंबर है बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और जो क्वेश्चन आपसे गलती होते हैं तो ईमानदारी से हमको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। अगर आपको सफलता पाना है, हर एक चीज को कमांड करना है, तो ऐसी जो गलतियां होती हैं उनको आप लोग जरूर नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि एग्जाम में ये पॉइंट आपको याद रहें, है ना, रिवीजन कर पाएं। कह रहे हैं निम्न में से मिश्रित खेती की विशेषता। मिश्रित खेती क्या होती है, तो मिश्रित खेती में क्या होता है, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फसल और पशुपालन का संयोजन। मतलब ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, 12 का ऑप्शन देना है। और 12 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन के निक्षेपण को कहते हैं हिमोड़। क्या बोलते हैं, इनके निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। हिमनद के पिघलने से जो निक्षेपण बनता है या निक्षेप बनता है उसे हिमोड़ कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड बाढ़ नियंत्रण तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन आपने डी नंबर पढ़ा होगा, है ना, कि दूध की उपलब्धता में सुधार के लिए, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन निम्न में से कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैप के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पर दिया राजस्थान में तो होगा नहीं, मध्य प्रदेश में तो होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश में आपका होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बन गया है यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर आप क्लिक करें तो आंसर पक्का पा जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीज के उत्पादन के लिए दोस्तों ये बालाघाट, आपने एक नाम सुना होगा बालाघाट। ये जो बालाघाट है दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और मैग्नीज उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, भारत निर्माण में यहाँ पर है ग्रामीण की जलपूर्ति, है ना, यहाँ पर ग्रामीण आवास और ग्रामीण विद्युतीकरण, लेकिन जो आपका दिया गया है ग्रामीण स्वास्थ्य, ये भारत निर्माण के तहत आपका नहीं शामिल है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। ये 2005 में आया था। कब, 2005 में दोस्तों भारत निर्माण कार्यक्रम जो आया था, इसमें 6 क्षेत्रों को फोकस किया गया था। सिंचाई, सड़कें, आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण दूरसंचार और विद्युतीकरण, 6 क्षेत्रों पर आपका ये था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सर्वप्रथम जो किया गया था प्रयास किसके द्वारा किया गया था। 17 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम जो किया था, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 19 जुलाई 1969 को भारत में कितने बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो दोस्तों ये बताइएगा, 19 जुलाई 1969 को भारत में कितने बड़े व्यावसायिक बैंकों का, क्वेश्चन ये पूछा गया था,
यहाँ पर 18 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 14 बैंकों का, क्या 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि 6 और दूसरे बैंक थे, 6 दूसरे जो बैंक थे इनका कब किया गया था, तो भैया 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। कब किया गया था, 1980 को किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। 19 नंबर में असत्य क्या है, कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, ये तो सही है। अगला है गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं, क्या ये सही है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। याद रखिएगा कि ना ही तो गोवा में और ना ही सिक्किम में, याद रखिएगा सिक्किम और गोवा में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर साफ साफ गलत हो गया है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये कृषि क्षेत्र में महिला किसानों को प्रोत्साहित के लिए किया जाता है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिया गया है भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ये बताइए। जो संघीय शासन व्यवस्था है, ये संघीय प्रणाली है, ये कहाँ से ली गई है, इसका ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों हमारे चैनल पर, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ऑफलाइन जय हिंद जरूर लिखिएगा, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन जय हिंद लिखिएगा, ताकि आपका और हमारा परिचय बना रहे। और देखिए ऑफलाइन कमेंट करते हैं तो हम आपका जवाब जरूर देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। बताइएगा कि देव जीके ट्रिक चैनल पर फ्री तैयारी चल रही है, पेड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी फ्री चल रही है और सिलेबस के आधार पर चल रही है बेहतर तरीके से। चलिए जय हिंद, वेलकम है। देखो दिया गया है आपका यहाँ पर आंसर डी, आपका कनाडा। जो आपकी संघीय शासन व्यवस्था है या संघीय प्रणाली है, ये आपके कहाँ से ली गई है, आपकी कनाडा से ली गई है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है आपसे कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। यहाँ पर जवाब देना है इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद बच्चों के शोषण से, और बच्चों का शोषण है तो आर्टिकल नंबर आपका 24 है, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसके तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक होंगे ना, उनको ना ही तो कारखाने में या अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है। अर्थात भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है ना, न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है। जब भी कभी आपको मिले न्याय, है ना, न्याय संबंधित पूछा जाए तो आप कहेंगे सर जो न्याय लिया गया है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय है तो भी अमेरिका से है। न्याय संबंधित कुछ भी आता है तो आप याद रखिएगा, जब कुछ नहीं आता आपको तो याद रखिए आपको लगा देना है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। अगला क्वेश्चन बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो दोस्तों ये बताना है आपका आंसर क्या होगा 24 में, तो ऑप्शन बनेगा क्या नंबर, अनुच्छेद 51 का फर्स्ट। याद रखिएगा अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। क्या मूल कर्तव्य जो शामिल हैं वो आपके अनुच्छेद 51 के कामे हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो दोस्तों देखिए राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी कर देता है। तो ये जो अधिकार माना गया है ये कैसा है, तो राष्ट्रपति का ये विधायी अधिकार है। कैसा है, ये विधायी अधिकार है। याद रखिए इसको ऑप्शन लगाना है आपको सी नंबर, न्यायिक नहीं लगाना है, ये लगाना है आपको विधायी लगाना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्न में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। इनमें से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश हो जाएगा या पारसिक हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपकी पारसिक है, क्या है, पारसिक जो आपका आंसर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा एक पारसिक बराबर होता कितना है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष ये होता है। क्या यहाँ पर पारसिक बराबर दूरी होती, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की जो खोज किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और बार बार फंसता भी है। तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज किया था आपके रोंटजन ने। किसने किया था? रोंटजन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि यहाँ पर रिटेल कौन है, रिटेल दोस्तों रिटर जो आपके रिटर ये पराबैंगनी, क्या पराबैंगनी किरणों की जो खोज की थी, पराबैंगनी किरणों की, वो आपके रिटर ने किया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए न्यूटन है, तो न्यूटन ने दृश्य विकिरण किया था। किसकी? दृश्य विकिरण की किया था। और यहाँ पर हर्षिल पूछा जाता है, हर्षिल ने क्या किया था? तो आपके जो अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणों की खोज किया था कौन? तो आपके यहाँ पर हर्षिल ने किया था। तो याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहते हैं क्या? कह रहा है समान परमाणु द्रव्यमान है लेकिन क्या है? भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक हैं, इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, समभारी। क्योंकि भार क्या है? भार क्या है? समान है, तो आपका समभार हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपने हाई स्कूल 9th में भी पढ़ा होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? चलिए बताइएगा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? यहाँ पर कौन सा है? तो देखो, लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो एक तो होता है कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है, टाइलिन। और एक कौन होता है? एक होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? एक लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ये भी आपका होता है। अर्थात 2 प्रकार के आपके एंजाइम मिलेंगे। ऑप्शन सी अम्मा का राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बताना है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? 30 नंबर में। दोस्तों विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, विटामिन बी की कमी से हमेशा पूछा जाता है, विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी वेरी हो जाता है। यहाँ पर स्कर्वी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे एनीमिया कैसे हो जाता है, बताइए, अगर हम आपसे पूछे एनीमिया कैसे हो जाता है, किस कारण से एनीमिया होता है, तो आप कहेंगे आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना। यहाँ पर देखिए 31 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? बताइएगा, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, ये शब्द आपने सुना हो, कभी ना कभी सुना जरूर होगा। ये कहावत जो आपकी जरूर सुना होगा, मतलब होता है गुप्त मंत्रणा होना। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए क्या है? अपराध आपने किया है, आपने अपराध किया है, उसके द्वारा ग्लानि हुई है, तो इस ग्लानि को क्या कहते हैं? इस ग्लानि को बोलते हैं आत्मग्लानि। क्या बोलते हैं? आत्मग्लानि बोलते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे चिर और चीर के सही अर्थ आपको बताना है। एक क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि शत समानार्थक जो आपका है पूछा ही जाना है। दोस्तों चिर की अगर हम बात कर लें तो आप कहेंगे कि चिर मतलब होता है क्या? पुराना होता है, और चीर मतलब होता है वस्त्र होता है। याद रखने के लिए क्या है? तो भैया याद रखेंगे कि जो कपड़ा होता है उसे आप कहेंगे चीर दीजिए, कपड़े क्या कर दीजिए? चीर दीजिए। और चिर मतलब होता है, बोलते हैं ना, चिर निद्रा में सो गया, मतलब पुराना। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, पुराना और वस्त्र इसका आंसर राइट बनेगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन संधि है? सबसे पहले अगर बात करें कि अगर ओ की मात्रा लग जाती है, याद रखिएगा, अगर ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर हो, तो दोस्तों ये होता है गुण संधि का सूत्र होता है, ये रूल होता है, ट्रिक में हमने आपको बताया है। अगर इसे हम तोड़ते हैं तो बनेगा सूर्यधन उदय। क्या बनेगा? सूर्यधन उदय बनेगा, जो कि आपका आंसर ए नंबर हो गया, गुण संधि। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक करिएगा और जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं, और कहाँ से जुड़े हैं ये भी कमेंट करिएगा। अगला दिया गया है शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य दिया गया है, शुद्ध वाक्य देखिए, कह रहा है उसका शिमला जाना है। ये शब्द लग रहा है क्या सही? नहीं लग रहा है सही। यहाँ पर उसने, ये भी नहीं लग रहा है। उसे शिमला जाना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नमस्कार नमस्कार, वेलकम। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कह रहा आपसे हाल ही में भारत की किस कंपनी को 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? 45 नंबर का ऑप्शन देना है। आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारत की किस कंपनी को 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? यहाँ पर जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई, इसका जवाब देना है।
यहां पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए ऑप्शन रह रहा है इनमें से डी नंबर। कोई नहीं, ऐसा तो नहीं होगा भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाल ही में भारत की किस कंपनी को 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? चलिए तो दोस्तों यहां पर डाबर कंपनी है, यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा डाबर कंपनी। इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, डाबर कंपनी है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे श्रीलंका भारत से अलग होता है। यहाँ पर जवाब देना है कि जो आपका श्रीलंका है ये भारत से अलग होता है। कैसे अलग होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी तो आपका हो नहीं सकता है, खंभात नहीं होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा पाक जल संधि। क्या बनेगा? पाक जल संधि। जिन लोगों ने जवाब दे दिया है बहुत ही फास्ट तरीके से दिया है, आपका आंसर बिल्कुल से डी नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बात करें श्रीलंका से, तो श्रीलंका में एक गंगा है महावेली गंगा, जो कि सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा, ठीक है। और दोस्तों सिंघली, क्या याद रखिएगा, सिंघली, यहाँ पर आपका सिंहली, सिंहली एक शब्द आता है, सिंहली, है ना, सिंहली और तमिल, सिंहली और तमिल ये यहाँ की भाषा है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी स्पेशल आपको वीडियो मिलेगा जिसमें से आपका भारत के पड़ोसी देश होंगे, पड़ोसी देश के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी, है ना, पूरी कंप्लीट जानकारी होगी, क्योंकि पड़ोसी देश आपके सिलेबस में है। भारत के पड़ोसी देश, खेल और उनसे संबंधित है कि नहीं है, वो पूरा कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मनामा निम्न में से किस देश की राजधानी है? राजधानी को तो नोट कर लीजिएगा, हमने बताया डेली क्लास जब लेते हैं तो राजधानी जो भी आती है उसको तुरंत नोट किया करें कॉपी में, जिससे क्या हो, डेली पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगा, लिखेंगे तो ज़्यादा रटेगा। देखो दिया है मनामा, दिया है मनामा, ये दोस्तों बहरीन की है। किसकी है? मनामा जो है वो आपकी बहरीन की है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ लिए कि मलेशिया की कौन सी राजधानी है, तो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, क्या है? कोलालमपुर आपकी है, याद रखिएगा। मालदीव की तो आप लोग जानते होंगे, मालदीव की राजधानी माले है। और यमन की राजधानी पूछे तो आप क्या देंगे? यमन की राजधानी यहाँ पर साना, क्या है? साना हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस राज्य को नेफा नाम से जाना जाता था? देखिए याद करिएगा, ये क्वेश्चन आपका पेपर में मिला था, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपका है, नेफा पूछा गया था। देखिए 48 नंबर में, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए 48 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए सी नंबर बिल्कुल सही आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते थे। ये 20 जनवरी 1972, क्या 20 जनवरी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश का नाम यहाँ पर दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर क्या हुआ कि 20 फरवरी 1987, कब? 1987 में, मतलब ये जब बना था तब केंद्र शासित प्रदेश बना था, कब? 1972 में। लेकिन 1987 में क्या हुआ, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और ये एक राज्य के रूप में हो गया। तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी कभी ना कभी आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा है, लेकिन 1987 के बाद ये राज्य बन गया था, राज्य का दर्जा दिया गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, लेकिन जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। कभी कभी 2/3 हो जाता है, आप लोग कर देंगे, कभी कभी 1/3, लेकिन होता आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 49 नंबर में। चलिए यहाँ पर 6 वर्ष में इसके जो होते हैं 1/3, क्या 1/3? ये दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका दिया है ना शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है, 1/3, है ना, तो 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कभी कभी आपके दिमाग में आता है अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है 2/3 होना ही, नहीं, 2/3 नहीं होते हैं, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा, जो भी एग्जाम में आपसे गलती हो सकती है उसको हम फोकस जरूर करा देते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस, वेरी IMP क्वेश्चन आपका है, पूछा भी जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं जो आपका दिया गया है विश्व जल संरक्षण दिवस, आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है 22 मार्च, क्या 22 मार्च को मनाते हैं।
एक शब्द आपको मिलेगा 21 मार्च। ये जो मिला है 21 मार्च, ये पूछा भी गया है। विश्व वानिकी दिवस, क्या वानिकी दिवस जो दिया है, वानिकी दिवस, ये विश्व वानिकी दिवस आपका मनाया जाता है। वानिकी ऐसे लिखेंगे, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। अगर 15 मार्च आया है तो इसको भी पढ़ लीजिए। 15 मार्च को क्या होता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, क्या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 23 मार्च को, तो भाई 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा 23 मार्च को और क्या मनाते हैं। कोई ना कोई एक ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिनके दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को क्या मनाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का मुख्यालय जो स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब देना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर को लॉक किया जाए भाई। चलिए 51 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। देखिए आपका जवाब इनमें से हो जाएगा, बिल्कुल सही है, शहीद दिवस। बहुत अच्छे, वेरी गुड, जवाब मिल रहा है, बड़ा आनंद आता है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर जिनेवा। याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपकी जिनेवा में है। अगर मैं आपसे पूछे कि इसकी स्थापना WTO कब हुई थी तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1900 कब, तो आप कहेंगे 1995 में। याद रखिए WTO की स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्या कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा, एक दो बार बफरिंग होने से पूरी क्लास बफरिंग नहीं हो जाएगी भाई, है ना। यहाँ पर जवाब देना है कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर 52 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपके समान जागरूकता से क्वेश्चन है। समान जागरूकता की जितनी भी क्लास दी जाएं उनको रट लीजिएगा, सिलेक्शन वाली क्लास वही होती है। सिलेक्शन के पॉइंट जो आपका ये है, क्योंकि आपके समान जागरूकता 10 नंबर की पूछी जाएगी। कितने, 10 नंबर के होंगे। यहाँ पर देखिए 52 नंबर का ऑप्शन लगभग सबका आ गया है, ये आपके खजुराहो। और अगर हम आपसे पूछे खजुराहो कहाँ पर है तो आप कहेंगे सर MP में है। कहाँ पर है, आपके MP में है। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। दिया गया है पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 53 नंबर में, तो 53 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु में मनाते हैं। कहाँ पर, तमिलनाडु में मनाते हैं। और कब मनाते हैं तो आपके जनवरी माह में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपका यहाँ पर क्या, आपका C नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर पूछे ओणम, क्या ओणम पूछे, ओणम कहाँ मनाते हैं, कमेंट करें जल्दी से। ओणम कहाँ मनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ओणम जो मनाते हैं कहाँ पर मनाते हैं, चलिए कमेंट करें जल्दी। ओणम, तो दोस्तों ओणम हो जाएगा क्या, केरल में। तो दोस्तों याद रखिए ट्रिक हमने बताया था, ओके ओ से हो जाएगा ओणम और के से हो जाएगा यहाँ पर केरल। हमने क्यों बताया, क्योंकि जब क्या होता है पोंगल आ जाता है तो आपको कंफ्यूज हो जाता है। पोंगल जो आपका है वो तमिलनाडु है और ओणम जो आपका है वो केरल है। तो ओके से याद रखिएगा, गलती आपसे कभी नहीं होगी। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है, 54 नंबर में। तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कलपक्कम। क्या, कलपक्कम, ये कहाँ पड़ता है, आपके तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। याद रखिएगा कलपक्कम जो आपका है तमिलनाडु में स्थित आपका है। और ये जो केंद्र है ये फास्ट ब्रीड रिएक्टर के संबंध में जाना जाता है, रिएक्टर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की प्रथम लेखिका कौन सी है। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की प्रथम लेखिका इनमें से कौन है। तो दोस्तों ये लेखिका है आपके अरुंधति राय। कौन है, अरुंधति राय, जो इसके ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो लेखिका है वो आपकी कौन है, तो अरुंधति राय। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है प्रति वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। करंट अफेयर की भी क्लास लगातार लेते रहिए भैया, हम आपको रिपीट कराते रहेंगे लेकिन याद कराते रहेंगे। यहाँ पर दिया है प्रति वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 10 अप्रैल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा 10 अप्रैल। आगे बढ़िए, आपसे कह रहा है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए
2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर स्टार लगाइएगा, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका है। चलिए, MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो दिया गया है 2024 में, वो किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है प्रोफेसर आपके BR कंबोज। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा, प्रोफेसर BR कंबोज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके हरियाणा में एक कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह, ठीक है, क्या नाम है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ये जो आपके हैं वहाँ के कुलपति आपके हैं दोस्तों, याद रखिए। इनको ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और दिया किसने, ये क्वेश्चन पूछेगा, दिया किसने है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थे थावर चंद गहलोत ने, उन्होंने ये पुरस्कार इनको दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका, स्टार लगाइएगा, एक और स्टार लगा दीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है? चलिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? चलिए, यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर देना है। चलिए भैया जवाब देना, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय का भैया जो आधारशिला रखी गई है, ये कहाँ पर रखी गई है? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर है, ये आपके गुजरात में। कहाँ पर? आपके गुजरात में रखी गई, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? विश्वकर्मा क्या है? PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन बना है? तो दोस्तों ये आपका है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर, इसका ऑप्शन बने कभी नंबर है, राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो भैया जो आपके बुनकर कारीगर हैं, है ना, शिल्पकार हैं, इनके जीवंत समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 2 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर में आपके देख सकती है आधिकारिक इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है PLI मंजूरी प्रदान करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी आपकी कौन बन गई है? क्या कह रहा है? PLI मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इवेंट। क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और भैया देखा जाए तो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक से, क्या एक कंपनी है ओला कंपनी, आप लोग जानते होंगे, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी आपकी ओला। तो भैया इलेक्ट्रिक ने सरकार की PLI ऑटो के साथ यहाँ पर कह सकते हैं एक पात्रता हासिल कर लिया है। मतलब देखा जाए जो भी आपके इनको लेगा 50% की यहाँ पर छूट मिलेगी। मतलब जो इलेक्ट्रिक वाहनें होंगी इन पर आपका 50% घरेलू मूल्यवर्धक शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा? तो ऑप्शन बन गया है आपका सी नंबर है ओला इलेक्ट्रिक, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के स्मार्ट परियोजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? चलिए, कह रहा है स्थानीय निकाय जानते हैं गांव में आपके होते हैं, तो स्थानीय निकाय संस्थाओं की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के मार्ट परियोजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके पढ़े लिखे आपके कौन है? केरल ने यहाँ पर लॉन्च किया है। कहाँ से? तो आपके कोच्चि में से यहाँ पर स्टार्टिंग किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके कानून और उद्योग मंत्री आपके P राज ने यहाँ पर के स्मार्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रकार से GSAT आपका है, GSAT-20 ये आपका कह सकते हैं, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसको लॉन्च करने की घोषणा किया है। और ये किसके माध्यम? तो आप कहेंगे फाल्कन 9, किसके माध्यम से? फाल्कन 9, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये अगली पीढ़ी के भारी उपग्रह में आपका शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर बनेगा कौन है? आपका भी नंबर हो जाएगा, फाल्कन 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिम तेंदुआ को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि हिम तेंदुआ को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। 26 को ऑप्शन देना है। हमने कहा 26 का ऑप्शन जो बनेगा वो अभी हो जाएगा किर्गिस्तान है। कौन है? किर्गिस्तान। दोस्तों याद रखिए, किर्गिस्तान गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं सादिर झापारोव, ठीक है, झापारोव, सादिर झापारोव हैं। इन्होंने हिम तेंदुए अर्थात जिसे पैंथेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैंथेरा अंसिया बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर लिया है। तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ए हो जाएगा आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर किया है? तो ये नंबर इसका हो जाएगा तमिलनाडु में किया है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण यंत्र है और ये राष्ट्र को समर्पित किया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है? चलिए बताइएगा कि मोटे
मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो प्रारंभ करने की घोषणा किया है वो किया आपके मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश, इसको ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, रानी दुर्गावती श्री प्रोत्साहन योजना के तहत बाजरा उगाने वालों को प्रति किलोग्राम 10 रुपए दिए जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि जो भी बाजरा उगाएगा तो बाजरा उगाने वालों को प्रति किलोग्राम 10 रुपए दिए जाएंगे। बड़ी बात होती है भाई, 1 किलो में आपको 10 रुपए दिए जाएंगे कि वो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो इतना बढ़ावा दिया जा रहा है आपकी किसकी, तो मोटे अनाजों को यहाँ पर, जैसे आपका बाजरा वगैरह होता है मोटे अनाज में आता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। IMP पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए अभी आपको गद्यांश के बाद भी बहुत कुछ पढ़ना है। गद्यांश के बाद बहुत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ना है। अभी आपको परेशान मत होना, यहाँ पर गद्यांश के बाद कुछ हम जो डेली पढ़ाते हैं उसको भी पढ़ना है। देखो यहाँ पर गद्यांश कह रहा है कि जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी शिकायत नहीं करते। यह संभव नहीं है कि बिना अड़चन और चुनौती दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। मतलब कभी कभी ना कभी कोई समस्या आती है कि नहीं आती है, कभी ना कभी समस्या आती है, कभी खुशी कभी गम। ये आपके बारे में इस गद्यांश में दिया गया है। तो इसको आप लोग गद्यांश को आराम से पढ़ सकते हैं कि जिंदगी में धूप छांव तो आते रहते हैं, कठिनाई सरलता आते रहते हैं। तो गद्यांश को आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। आगे आते हैं जो कि कुछ हमने महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमारे डेली क्लास में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा सीखने को। यहाँ पर दिया गया है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपका अशोक स्तंभ है। क्या है, अशोक स्तंभ है। यहाँ पर दोस्तों अगला देखो दिया गया है कि तुर्की का क्या है, तो तुर्की का क्या है, तो आपका चांद तारा है। कहाँ का, तुर्की का कहाँ है, चांद तारा है। अगला है डेनमार्क का, तो दोस्तों डेनमार्क की अगर बात करते हैं तो ये आपका समुद्री तट, क्या समुद्री तट जो आपका है कहाँ का है, डेनमार्क का है। नॉर्वे का क्या है, तो शेर है, नॉर्वे का शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली। पड़ोसी देशों को तो रट लीजिएगा क्योंकि पड़ोसी देश तो आना ही आना है। ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है पड़ोसी देश, साथ में दिया है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, विभिन्न देशों के, इसका मतलब हर चीज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखो अगला आपसे दिया गया है फ्रांस, और फ्रांस में कौन सा है, तो व्हाइट लिली है। यहाँ पर आपका लिली हो जाएगा। नीदरलैंड की बात करते हैं, नीदरलैंड में कौन है, तो शेर हो जाएगा। क्या, यहाँ पर शेर हो जाएगा। अगला है ईरान का, तो दोस्तों ईरान का क्या हो जाएगा, तो ईरान का यहाँ पर चिन्ह है गुलाब का फूल। क्या है, गुलाब का फूल है। अगला है यूके का, तो यूके का चिन्ह क्या है, तो गुलाब का फूल यहाँ का भी है। स्पेन का अगर पूछे तो ईगल, यहाँ का जो चिन्ह है क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह, तो आपका स्पेन का है ईगल है। अगला है USA, क्या दिया है, USA, तो दोस्तों USA का आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गोल्डन रॉड। क्या है, गोल्डन रॉड हो जाएगा। अगला है जापान का, तो दोस्तों जापान का जो आपका चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। क्या है, गुलदाउदी है यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह। अगला दिया गया है इटली का, तो इटली का हो जाएगा व्हाइट लिली अर्थात सफेद लिली, ये इटली का है। वेरी वेरी एमपी है। अगला कनाडा का पूछा है तो कनाडा का हो जाता है मैपल लीफ। क्या, मैपल लीफ हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का क्या है, तो दोस्तों याद रखिए ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर वेटल। क्या है, वेटल, यहाँ पर हो जाएगा वेटल। आगे आपका दिया गया है रूस का, तो रूस का है डबल हेडेड ईगल। और न्यूजीलैंड का है कीवी। याद रखिए न्यूजीलैंड का कीवी, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है क्या, यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। क्या, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। यहाँ पर दिया गया है झुकी हुई मीनार कहाँ पर है। ये चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्पेशल आपको मिल जाएंगे अलग से, क्योंकि आप कहाँ ढूंढोगे भाई, आपके मन में आया कि हम रिवीजन कर लें, और रिवीजन करने के लिए आप सोचोगे कौन सा मॉडल पेपर में सर ने पढ़ाया था, इसलिए इनको अलग से हम पढ़ा देंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आराम से आप पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर रिवीजन होगा, अलग से भी आपका रिवीजन होगा। ठीक है, देखो दिया है झुकी हुई मीनार, ये आपकी पीसा में है ना, जो कि देश कौन है, इटली आपका है। यहाँ पर क्रेमलिन, ये मॉस्को में है, रूस में है। पार्थनान, ये आपके एथेंस, जो कि आपके यूनान में है। अगला है आपका एम्पेरियल पैलेस, एम्पेरियल पैलेस आपके टोक्यो, जो कि जापान में है। ग्रेट वॉल है ना, ये ग्रेट वॉल कहाँ पर, उत्तर चीन में है, वो भी कहाँ पर, चीन में। अगला है ओपेरा हाउस, तो ये सिडनी में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। पिरामिड कहाँ मिलेंगे, तो गीजा, गीजा जो कि आपके मिस्र में हो जाएंगे। एफिल टावर कहाँ मिलता है, तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर एफिल टावर आपके पेरिस, जो कि आपके फ्रांस देश में है।
पवन चक्की आपके किंडर डिस्क जो कि आपके डेनमार्क में, याद रखिए पवन चक्की नाम आता है तो आप डेनमार्क भूलिएगा मत। अगला दिया गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, तो आपके न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है। और ताजमहल जो कि आप देखते हैं आपके भारत में है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो ताजमहल भद्दा हो रहा है, मटमैला हो रहा है, गंदा दिख रहा है, इसकी जो शाइनिंग है वो जा रही है, वो कौन सी गैस की वजह से इसकी शाइनिंग जा रही है। ताजमहल भद्दा हो रहा है, हल्का सा कालापन आ रहा है, कौन सी गैस की वजह से कालापन आ रहा है। तो ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।